हरियाणा की राजनीति में नए नए समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राव साहब जल्द ही कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब ऐसे कुछ संकेत दिए जा रहे हैं, जहां माना जा रहा है कि किसी एक ऐसी शख्सियत का दबदबा नहीं रखना चाहते जिसके दम से सरकार बने, जिसके दम से सरकार गिरे। किसी एक जाति को बढ़ावा नहीं देना चाहते। इसी वजह से नायब सिंह सैनी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को उस दिन जवाब में भी यही कहा था कि मैं कहीं ना कहीं करीब 3 करोड़ हरियाणा वासियों का मुख्यमंत्री हूं, तो मैं सबकी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी भलाई चाहूंगा, किसी एक जाति को देखकर काम नहीं करूंगा। जबकि राव इंद्रजीत सिंह का कहना था कि हमने आपको चुनकर भेजा है, हमारे कहीं ना कहीं अहिरवाल बेल्ट ने भेजा, तो आप उनके लिए भी कुछ करिए, उनके लिए भी फैसले लीजिए। तो साफ कहा गया था किसी एक जाति के लिए नहीं। मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट की उम्मीद की जा रही थी, जो कि पक्ष में है और उसका समर्थन सब कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा था कि जो राव साहब की बेटी को मंत्री पद दिया गया था, क्या वो उनके राजनीतिक कद के हिसाब से सही था। मैं आरती राव को लेकर देखिए बातें ज्यादा इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आरती राव भले ही राव इंद्रजीत सिंह की बेटी रही हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजनीति में कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा दिया ही नहीं है बीजेपी ने। अगर हम आज दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा कौन है। आप अगर उनके इतिहास खंगालेंगे तो पाएंगे कि पूर्व सीएम रहे साहेब सिंह वर्मा के ही वो बेटे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दी है या बड़े नेताओं को आगे नहीं बढ़ाई है। अगर आप आज हम दिल्ली में देखें तो प्रवेश वर्मा का कद नंबर 2 पर नजर आता है। रेखा गुप्ता से ज्यादा एक्टिव प्रवेश वर्मा नजर आते हैं। ठीक उसी तरीके से राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को लेकर चर्चा थी। माना जा रहा है कि डिनर डिप्लोमेसी के बाद कुछ कड़े एक्शन की तैयारी में बीजेपी आलाकमान है, जहां पर कुछ विधायकों को साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि अब आपका हिसाब किताब जो है बीजेपी आलाकमान करेंगे, आपको दिल्ली में सफाई देनी होगी। अब ये बात क्यों कही गई थी? क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने ये बात खुद कबूली कि 2-3 विधायकों के फोन भी आए थे कि हमें सफाई देने के लिए कहा जा रहा है कि वहां पर क्या बातचीत हुई थी। क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है, कभी कांग्रेस के साथ रहे हैं, तो अब वही वापसी की चर्चा हो रही है कि क्या घर वापसी भी कर सकते हैं। क्योंकि एक समीकरण ये बताया जा रहा था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके साथ हरियाणा कांग्रेस के करीब 25-30 विधायक अगर सपोर्ट में हैं, और दूसरी तरफ कुमारी शैलजा जिनके साथ 4-5 विधायकों का समर्थन है, और अगर राव साहब भी आते हैं तो आरती राव को डिप्टी सीएम पद का ऑफर किया जा सकता है। यानी कि हुड्डा जी मुख्यमंत्री, कुमारी शैलजा और तो और आरती राव डिप्टी सीएम। क्योंकि अगर हम बीजेपी के नजरिए से देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप महाराष्ट्र जाएं, आप छत्तीसगढ़ जाएं, आप राजस्थान जाएं, आप मध्य प्रदेश जाएं, लगभग हर राज्य में बीजेपी ने एक सीएम के साथ जो डिप्टी सीएम बना रखे हैं। भले ही उप मुख्यमंत्री का पद कोई ऐसे संवैधानिक पदों में नहीं गिना जाता हो, सिर्फ ऐसे नाम का पद हो, लेकिन कहीं ना कहीं मान सम्मान तो मिलता है, थोड़ी बहुत मान प्रतिष्ठा बरकरार रहती है। लगता है कि हाँ, आपने कुछ इनके बारे में अलग से विचार किया। लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि राव साहब की दावेदारी सीएम पद पर थी। और ये बात सत्य है कि बताया जा रहा है कि 10-12 विधायकों का समर्थन है। लेकिन इसी पर जब हमने हाल ही में एक रिपोर्ट शेयर करी थी, तो देखिए उस पर लोगों की कैसे प्रतिक्रिया आई थी, जहां पर ये हमारे द्वारा ही शेयर की गई रिपोर्ट थी। अगर आप देखें तो हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड हुई थी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर किसी ने लिखा कि माननीय कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर सिंह जी जिंदाबाद। किसी ने लिखा कि ये सपना सपना ही रह जाएगा, मगर हुड्डा साहब हरियाणा प्रदेश में दोबारा सीएम नहीं बन पाएंगे। रही बात राव की बेटी की उप मुख्यमंत्री की, तो अब इनका भी दी एंड हो चुका है राजनीति से। अब सोचिए, शुरुआत होने से पहले दी एंड की बात। हम सपोर्ट बीजेपी को करते हैं, इंद्रजीत में इतना दम नहीं कि कांग्रेस के ऑफर को स्वीकार कर ले। एक भाई ने लिखा कुछ नहीं होगा, बीजेपी ही रहेगी हरियाणा में। एक भाई लिखते हैं कि ये बिल्कुल सत्य बात कही गई है कि बीजेपी राव इंद्रजीत को फंसा सकती है। यहाँ पर एक भाई लिखते हैं कि हुड्डा जी जातिवादी नेता हैं। एक भाई लिखते हैं कि 12 विधायक मजाक, अच्छी बात है, कुछ नहीं 10 विधायक बीजेपी के साथ हैं। यानी राव साहब के तो विधायक भी नहीं है साथ में। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है कि इनका हाल भी दुष्यंत जैसा होगा, राव बीजेपी में ही रहेगा जब तक हुड्डा का काम तमाम नहीं होता कांग्रेस से। अगर राव साहब ये डिसीजन ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक भाई ने लिखा मंत्री हमने बनाया है, यहां पर यह बात भी लिखी। और कोई कह रहा है कि इसको पार्टी से निकाल दो, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ज्यादा दिन तक खामोश नहीं बैठेंगे। तो इसी मामले पर जब हमने अपने सहयोगी दिनेश सर से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करी, तो देखिए उनका क्या स्टेटमेंट आया। देखिए दीपक, ये जो पूरा हरियाणा का राजनीतिक समीकरण है, इसमें राव इंद्रजीत सिंह की उम्मीदों को कहीं ना कहीं बड़ा झटका तो जरूर लगा है। क्योंकि पिछली सरकार की यदि बात करें तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी 2019 में सिर्फ 40 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, और निर्दलीय विधायकों के समर्थन के बावजूद भी
जननायक जनता पार्टी का समर्थन लेना पड़ा, दुष्यंत चौटाला का समर्थन लेना पड़ा और दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम का जो एक बड़ा जिम्मा उन्हें ऑफर किया गया। इसके साथ साथ 10 भारी भरकम विभागों की जिम्मेदारी उन्हें दी गई, जिससे कि सरकार भारतीय जनता पार्टी चला सके। 4.5 साल तक वो सरकार चली भी, लेकिन 2024 में जो उम्मीदें थी राव इंद्रजीत सिंह को कि अब उन्हें सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा के सियासी गलियारों में चर्चा थी कि 6 महीने के लिए ही सिर्फ नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है और उसके बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा और किसी अन्य चेहरे को सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राव इंद्रजीत सिंह को बड़ा झटका लगा, अनिल विज को बड़ा झटका लगा, जो दोनों अपने आप को सीएम पद के लिए दावेदार मान रहे थे। एक तरफ अनिल विज कहते हुए भी नजर आते थे कि भाई मेरी वरिष्ठता के आधार पर मैं सीएम पद डिजर्व करता हूं। दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह ये कहते हुए नजर आए थे कि 4 जून 2024 के बाद, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद वो हरियाणा का राजनीतिक मानचित्र बदल देंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों की इच्छाएं थी कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन ने कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह को भी निराश किया है। एक तरफ उन्हें ये उम्मीद थी कि उन्हें सीएम कुर्सी मिल सकती है, तो दूसरी ओर आरती राव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके राव इंद्रजीत सिंह के घावों पर यहाँ पर मरहम लगाई जा सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उचित नहीं समझा। और कहीं ना कहीं इसके पीछे की एक रणनीति भी ये सामने आई कि मनोहर लाल खट्टर, जो कि केंद्र में काफी सक्रिय हो चुके हैं, उनकी रिकमेंडेशंस के आधार पर हरियाणा में पोर्टफोलियो साझा किए गए, उसी आधार पर उनको जो है मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा इंपैक्ट मनोहर लाल खट्टर का भी रहा है, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अनिल विज तो अपने बड़बोले बयानों के चलते, विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते ही हैं और अनिल विज को कुछ ज्यादा खास पसंद भी नहीं करते, मनोहर लाल खट्टर की बात करें या फिर नायब सिंह सैनी की बात करें। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देना, उनकी बेटी आरती राव को बड़ी जिम्मेदारी देना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मजबूरी हो सकती थी। लेकिन अब शायद राव इंद्रजीत सिंह को भी ये बात समझ आ चुकी है कि वो वक्त को चूक गए हैं, वक्त को भुना नहीं पाए हैं। यदि उस वक्त पर यह दबाव बनाया जाता कि आरती राव को कम से कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, तो यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी संगठन पर यह दबाव रहता। लेकिन अब चूंकि उनके पास सिर्फ कैबिनेट मंत्री का जिम्मा है, वो भी संकट के दायरे में है, तो ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह को अपनी सियासी जमीन बचाए रखना हरियाणा की राजनीति में एक चुनौतीपूर्ण टारगेट लग रहा है। दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके प्रति सहानुभूति जताई है, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में यदि आरती राव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जिम्मा दे दिया जाए, ऑफर कर दिया जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उधर से कुमारी सैलजा भी काफी सक्रिय है, क्योंकि दलित समुदाय से आती है, 4-5 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर उनका सियासी दबदबा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगातार टक्कर दे रही है। तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी ये ऑफर दे करके, ये जो तुरुप का इक्का है इसको चल करके और हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा सियासी उलटफेर करने की कोशिश कर सकती है। देखा आप सभी ने किस तरीके से बड़े विस्तार पूर्वक यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि अगर भविष्य में ये समीकरण बनते हैं कि राव साहब अगर कांग्रेस की तरफ रुख करे, तो वहां पर भी शायद वो बात नहीं बनती नजर आएगी। और दूसरी तरफ हमने अपने दर्शकों के ही कमेंट्स आप सभी को बढ़ाए, तो उन्होंने भी साफ कहा कि अब राव साहब का वो कद रहा नहीं कि उनके साथ विधायक हो, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो जिस दिन ये डिनर डिप्लोमेसी को लेकर खबर आई थी, उसके कुछ ही दिन बाद, कुछ ही घंटों बाद कहें तो सीएम हाउस पहुंच गए थे, 2 विधायक को बुलाया गया था और उनके पीछे 4 और विधायक पहुंच गए और उन्होंने साफ कहा कि हम तो बीजेपी के साथ हैं। आखिर उनको ये कहने की नौबत क्यों आई? क्योंकि सबको लग रहा था कि राव इंद्रजीत सिंह कोई गुटबाजी कर रहे हैं। और ये बात सच है कि उन्होंने आरती राव के नए आवास की पार्टी के लिए जिस तरीके से अहिरवाल बेल्ट के विधायकों को ही बुलाया, वो गुटबाजी ही कहलाती है। क्योंकि अगर आपके मन में बीजेपी के प्रति निष्ठा थी, बीजेपी के प्रति ही आपके समर्पण है, तो आप बीजेपी के सभी विधायकों को बुलाते। यहां तक कि विज साहब ने भी खुद कहा था कि अगर मुझे भी बुलाते तो मैं भी जाता। सिंपल सी बात है। और जिनसे आपकी नहीं बनती, चाहे राव नरवीर हो, चाहे कोई भी हो, नायब सैनी जी, अगर आप उनको ही बुलाते तो शायद ज्यादा एकजुटता का संदेश जाता। जबकि ये एकजुटता नजर नहीं आई। आपका कहना था कि हम कुनबा बढ़ा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नेताओं के साथ, वो बढ़ना नहीं हुआ। अगर आप सबको लेकर बढ़ते तो शायद अलग माहौल बनता। फिलहाल देखते हैं अगला कदम राव साहब का क्या रहता है। कांग्रेस से ऑफर मिलता है या सिर्फ ये माहौल ठंडे बस्ते में अब चला जाएगा, देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।